नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अरुण कुमार आप सभी को आज की इस वीडियो में सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाएंगे जो किरण पब्लिकेशन का है। और ये बिहार दरोगा में काफ़ी हेल्पफुल है, ये बिहार दरोगा के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ में दोस्तों हम इसका कुछ आपको ये भी साथ में आपको बताते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, चालुक्य की राजधानी शहर था। चालुक्य का राजधानी शहर था। चालुक्य का राजधानी शहर था फर्स्ट श्रीरंगपट्टनम, सेकंड ऑप्शन है बादामी, थर्ड ऑप्शन है मदुरई, फोर्थ ऑप्शन है कांचीपुरम। तो चालुक्य का राजधानी शहर जो था वो दोस्तों, चालुक्य का जो राजधानी शहर था वो था बादामी। चालुक्य का जो राजधानी शहर था वो बादामी था। देखिए इसमें क्या है कि प्राचीन काल में बादामी को वातापी के नाम से भी जाना जाता था। ये जो बादामी है, बादामी, इसको वातापी के नाम से भी जाना जाता था। जो 540 से 757 ईस्वी तक यह चालुक्यों की राजधानी रही थी। तो अब इसका आंसर याद रखिएगा, बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मूल निवासी थे। भारत के मूल निवासी कौन थे? फर्स्ट है सिख, दूसरा मुगल, तीसरा द्रविड़, चौथा ईसाई। तो भारत के जो मूल निवासी थे, भारत के जो मूल निवासी थे वो थे द्रविड़। भारत के जो मूल निवासी थे वो कौन थे? वो थे द्रविड़। तो आप द्रविड़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का द्रविड़। देखिए इसमें अभी तक इतिहासकारों का माना जाता है कि द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे। ये इतिहासकारों का मानना है। हालांकि 5 जनवरी 2011 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार जो है ना, आदिवासी जनजातियों अर्थात वर्तमान जनजातियों का आदिवासी अनुसूचित पूर्वज भारत के मूल निवासी थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो देखिए इसमें क्या है कि कालीबंगन अर्थात काले रंग की चूड़ी। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी। ये पुरातात्विक स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 से 1300 BC के समय की लकड़ी का नक्काशीकार नाली प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। तो ये हो जाएगा कालीबंगा, यानी ऑप्शन 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया गया था। तो ये जो है अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज़ महल भी कहा जाता है, समझ गए हैं। तो यह मुगल सम्राट शाहजहां की दूसरी पत्नी थी। ये जो थी वो दूसरी पत्नी थी। मुमताज़ महल जिसका अर्थ है महल का रत्न, समझ गए हैं। तो उन्हें उनके पति द्वारा दिया गया था। तो
3 का जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 2 का दूसरी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? क्वेश्चन फिर से देखिए। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो जो 5 का जो है, जैसे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में क्रिप्स मिशन द्वारा भारत को प्रदान किए गए स्वतंत्र उपनिवेश के दर्जे को महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित एवं उत्तर दिनांकित चेक के रूप में वर्णित किया है। समझ गए? तो ये जो आपका 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? क्रिप्स मिशन। समझ गए? क्रिप्स मिशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कुख्यात क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? ये जो कुख्यात विश्वासघाती जो मीर जाफर जो था वो किस युद्ध से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये है 1757 के प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने देशद्रोही की भूमिका निभाई थी। 1757 का जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, जो ये देखिए आप लोग, जो 1757 का ये जो युद्ध हुआ था प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसी में मीर जाफर ने देशद्रोही की भूमिका निभाई थी। समझ गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 का देख लीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड वाला दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो जो जालियांवाला जो बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, आपको बता दें कि ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। समझ गए? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी के दिन था वो। लोगों ने एक बड़ी भीड़ अधिकारियों के दमनात्मक रॉलेट एक्ट को वापस लेने का अनुरोध के लिए जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। समझ गए? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कि ऑप्शन 4 रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? तो भारत की जो राष्ट्रीय गीत है, भारत और बांग्लादेश की जो भारत के जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गान जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। समझ गए हैं? जो जन गण मन है भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे मूल रूप से कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में भारतोभाग्य विधाता के रूप में लिखा गया था। समझ गए? तो टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान हमार सोनार बांग्ला, समझ गए, माई गोल्डन बंगाल भी लिखा था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो 8 है, 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 15 जुलाई 1913 को हुई थी। समझ गए? 15 जुलाई 1913 को हुई थी। समझ गए? 13 को सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। तो ये आपका 9 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर 2 सैन फ्रांसिस्को इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? कथकली, तो कथकली जो है वो केरल की है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कथकली कहाँ का है? तो ये है केरल का। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या बोल रहा है कि सामान्य संकल्प का सिद्धांत संबंधित है। तो सामान्य संकल्प का जो सिद्धांत संबंधित है वो है रूसो से संबंधित है। समझ गए? वो किससे संबंधित है? तो रूसो से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश साम्यवादी है? निम्न में से कौन सा देश साम्यवादी है? तो इसमें जो देखिए चीन साम्यवादी देश है। चीन जो है वो साम्यवादी देश है। हाल ही में यहाँ के संविधान में संशोधन किया गया है कि जिनके फलस्वरूप वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग अनगठित कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। समझ गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन। अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता थे? तो आप लोग तो सभी जानते ही हैं, आम आदमी पार्टी के नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी। ऑप्शन 4 आम आदमी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारतीय क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है? ये फर्स्ट है पहली अनुसूची, 2 में दूसरी अनुसूची, 3 में 7वीं अनुसूची, 4 में 5वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची में जो है ना, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। इसमें नियमों का प्रयोग करते हुए राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का भी वर्णन किया गया। पहली सूची 2000 अनुसूची 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में शामिल की गई थी। समझ गए? तो ये जो होगा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट, पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है? संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है। तो संसद की जो प्रत्येक बैठक का जो पहला घंटा सामान्यतः प्रश्न पूछने और उसका उत्तर देने के लिए निर्धारित किया गया है। यह घंटा प्रश्न काल के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? प्रश्न काल यानी प्रश्नोत्तर घंटा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नोत्तर घंटा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसके एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? भारत के उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी होता है। भारत का जो उपराज्यपाल होता है ना, केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी होता है। हालांकि यह व्यवस्था वर्तमान में केवल केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली और पांडुचेरी के लिए है। समझ गए? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सिक्किम। ऑप्शन 2 सिक्किम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, दिल्ली का भी है, पांडुचेरी का भी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। राज्यसभा के संसद का कार्यकाल है। राज्यसभा का जो संसद का जो कार्यकाल होता है वो राज्यसभा के संसद के लिए निर्वाचित मनोनीत सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। समझ गए? तो आप इसका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? बहुत अच्छा सवाल है। तो भारत का जो पहला जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री वो 2 सितंबर 1946 से 15 दिसंबर 1950 तक इस पद पर रहे थे। तो
ये कौन हो जाएंगे आपका 18 का सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? कौन है जो राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? ए राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 3 लोकसभा का स्पीकर, 4 संसदीय मामलों का मंत्री। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। समझ गए? तो संविधान के अनुच्छेद 65 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद पर दायित्वों का पालन नहीं करेगा। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीत जारी की जाती है? फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 है परमादेश, 3 है उत्प्रेषण और 4th है अधिकार परीक्षा। 20 से देखिए, परमादेश इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह अभिलेख जो है न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारी, सरकारी निकाय, नियम, निचली अदालत, न्यायाधिकरण या सरकार को जारी किए जाने वाला एक आदेश है। समझ गए? तो जो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परमादेश। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई, वह संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत पारित किया जाता है। तो ये पारित किया जाता है किसमें? ये पारित किया जाता है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 142 में। 142 अनुच्छेद 142 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता किया गया था वो विधानसभा की पहली बैठक, समझ गए? विधानसभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी और इसका अंतिम सत्र जो चला था वो 26 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर्वाधिक आयु के सदस्य थे। समझ गए? को फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन 3। सच्चिदानंद सिन्हा इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो ये किस चीज़ का व्यवस्था किया है? 23 का हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्रपति की, निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की है। क्वेश्चन नंबर 24, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। और सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो शक्तियों को साझेदारी को कहा जाता है शक्तियों का पृथक्करण। समझ गए? तो इसको याद रखिएगा, शक्तियों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम के बीच क्या अंतर है? भारतीय मानक और भारतीय मानक। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम के बीच में क्या अंतर क्या है? तो देखिए UTC +05 मध्ये 5.5 डिग्री के टाइम ऑफसेट के साथ पूरे भारत और श्रीलंका में भारतीय मानक समय IST का अनुपालन किया जाता है। समझ गए? इस प्रकार भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्यम है तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा 5.5, 5.3 घंटे, 30 घंटे, 5 आवर्स 30 मिनट्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है, पृथ्वी का वो स्थान जहाँ दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है। तो जब पूरे वर्ष के दौरान भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर दिन और रात का लगभग जानते हैं समान होता है, 0 डिग्री अक्षांश पर होता है, समझ रहे हैं। तो ये भूमध्य रेखा पर होता है ये। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। BRO सड़क 27 सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो BRO की जो स्थापना हुई थी ना, वो हुआ था आपको 1960 में हुआ था, समझ गए। 7 मई 1960 को हुआ था। BRO का जो हुआ था ना, ये हुआ था 7 मई 1960 को हुआ था, समझ गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1960, फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है। ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है, समझ गए। तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ओंकारेश्वर योजना, ये नर्मदा नदी से संबंधित है, समझ गए। इसमें 520 मेगावाट की ओंकारेश्वर योजना नर्मदा नदी पर निर्मित एक बड़ी योजना है। यह नर्मदा हाइड्रोलिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है, समझ गए। तो ये जो ओंकारेश्वर योजना है वो नर्मदा नदी पर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है। भारत की जो श्वेत क्रांति है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम को अपना बिलियन लीटर आइडिया देने के कारण वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर, वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं। तो केसर अगर बोले तो दोस्तों, केसर जो है वो जम्मू या कश्मीर में, जम्मू तो नहीं कश्मीर में केसर का एक खास पदार्थ है कि देखिए, केसर एक खास पदार्थ है जो क्रोकस एस्टिवस लिनियस के फूल के वर्गीकाग्र, समझ गए, वर्गीकाग्र से प्राप्त किया जाता है। यह क्रोकस एस्टिवस लिनियस को सामान्यतः केसर का गुलाब यानी रोज ऑफ सैफ्रॉन भी कहते हैं। क्रोकस के एस्टिवस लिनियस के प्रत्येक फूल के केसर के 3 प्रतिकाग्र होते हैं जिन्हें तंतु भी कहते हैं, जो विशिष्ट शैली से जुड़े हुए होते हैं। तो इसको क्या बोलिएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 वर्तिकाग्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है यह है आपका मुंबई में। कहाँ है दोस्तों, यह है आपका मुंबई में। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट में मुंबई है, मुंबई याद रखिएगा। दिल्ली का लिंगानुपात बताइए। दिल्ली का लिंगानुपात है, दिल्ली का लिंगानुपात कितना है। देखिए 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, इसके अनुसार दिल्ली के जो कुल जनसंख्या था ना, वो था दिल्ली का लिंगानुपात ये है 856, 2 है 876, 3 है 866 और 4 है 886, समझ गए। तो इसका जो लिंगानुपात था वो 16 लाख दिल्ली का जो लिंगानुपात जो था ना, वो था आपको 866 था,
दिल्ली का जो लिंगानुपात था वो था 866। किस पहाड़ क्वेश्चन नंबर 33, किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान महासागर पार करके लंका गए थे? किस पहाड़ के शीर्ष से सॉरी किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान महासागर पार करके श्रीलंका गए थे? तो ये जो रामायण का जो सुंदरकांड के अनुसार भगवान हनुमान ने महेंद्र पर्वत पर सर्वप्रथम भगवान सूर्य, इंद्र, वायु, ब्रह्मा और भगवान राम को प्रणाम किया था। तो पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद उन्होंने अपने शरीर का आकार कई गुना बढ़ा लिया। समझ गए? एक ही छलांग में पूरा पर्वत पार कर गया। इसके बाद समुद्र पार करने की इच्छा से उन्होंने वायु में छलांग लगा दिया। तो ऑप्शन 33 का ऑप्शन 2 हो जाएगा माउंट महेंद्र। क्वेश्चन नंबर 34, अटल पेंशन योजना APY के लिए एक पेंशन योजना है। तो ये कौन सा योजना है? तो ये है योजना असंगठित क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर 3 असंगठित क्षेत्र याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? फर्स्ट है, मोबाइल फ़ोन कंपनियां पेमेंट बैंक की प्रचार बन सकती है। सेकंड है, पेमेंट बैंक ATM, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। 3 है, पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकते हैं। 4 है, एक व्यक्ति ग्राहक के लिए खाते शेष की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपया है। तो 35 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा। पेमेंट बैंक ATM, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो 36 जो है, 36 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेवी। सेवी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका फर्स्ट है, सरकार आय की दरें बढ़ाती है। सेकंड, सरकार विश्व बैंक जैसी बाहरी एजेंसियों से धन उधार लेती है। 3 है, सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। 4था है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए हमारा जो 37 है ना, 37 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। समझ गए? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? ए, भारतीय रिजर्व बैंक, 2 वित्त आयोग, 3 नीति आयोग, 4 संसद। तो हमारा 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वित्त आयोग। वित्त आयोग इज द राइट आंसर। इसको वित्त आयोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आ गया भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 39 भारत सरकार की अमृत योजना से संबंधित है। भारत सरकार की अमृत योजना से संबंधित है। तो ये देखिए जो अटल है ना, अटल कायाकल्प और शहरी रूपांतरण मिशन अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी परिवारों को मूलभूत सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, मल जल निकासी, यातायात की सुविधा प्रदान करना है और शहरों में सुख सुविधाओं का निर्माण करना है। समझ गए? 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? शहरी विकास।
समझ गए, अमृत से है शहरी विकास, ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। भारत सरकार की संपदा योजना से संबंधित है। भारत सरकार की जो संपदा योजना है वो किससे संबंधित है? तो कृषि समुद्री उत्पाद जो है ना, प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह विकास योजना, समझ गए, जो संपदा का मुख्य उद्देश्य 2022 तक भोजन की बर्बादी कम करने के साथ ही किसानों की आय दोगुना करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वर्तमान और नई योजनाओं की एकीकृत करना है। समझ गए। 40 का जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन 2 खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण जो है भारत सरकार का संपदा योजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार का GEM पोर्टल से संबंधित है। तो भारत सरकार की जो GEM पोर्टल है, भारत सरकार की जो GEM पोर्टल है वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। समझ गए, मार्केट प्लेस जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है। GEM का मतलब जो होता है ना, GEM पोर्टल का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये जो होता है विभिन्न सरकारी विभाग, संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों इत्यादि द्वारा मांगी गई सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का ऑनलाइन प्रबंधन करने की सुविधा इसमें प्रदान किया जाता है। समझ गए। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सार्वजनिक खरीद। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है इंडेक्स ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एक क्या है कि सूचकांक है जिसका निर्माण विश्व बैंक समूह के सदस्य साइमन डोनको द्वारा किया जाता है। समझ गए। तो जो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? विश्व बैंक समूह। समझ गए, इसको आप याद रखिएगा, ये विश्व बैंक समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप से जाना जाता है? तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप से जाना जाता है? तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जाना जाता है आपका पूंजी व्यय से। इसको आप लोग याद रखिएगा, पूंजी व्यय से इसको जाना जाता है। क्या है? पूंजी व्यय। नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित हैं उन्हें दिए गए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? समझ गए। फर्स्ट है वायुयान या बर्नौली का नियम, 2 है कार के ब्रेक आर्किमिडीज का नियम, 3 है MRI क्वांटम मैकेनिक्स, ट्रांसफार्मर है विद्युत चुंबकीय परिवर्तन। तो ये हमारा जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार के ब्रेक आर्किमिडीज का नियम। समझ गए। जैसे देखिए कार जो है ना, ये जो ब्रेक है ना पास्कल का सिद्धांत पर कार्य करता है। ब्रेक आर्किमिडीज पे नहीं करता है, ये करता है पास्कल पे करता है। समझ गए। तो किसी बद्ध द्रव जो होता है ना, इनक्लोज लिक्विड के किसी भाग के दाब को होने वाली वृद्धि द्रव के अन्य भाग के बिना क्षय और एक समान रूप से संचरित हो जाता है। जब ड्राइवर अपने पैर से ब्रेक लीवर को दबाता है तो ब्रेक फ्लूइड ट्यूब के द्वारा एक संकीर्ण छोटे सिलेंडर से निकलकर छोटे बड़े सिलेंडर में आ जाता है। समझ गए। तो ये जो कार के जो ब्रेक है ना, ये पास्कल पर डिपेंड करता है नियम पे, न कि आर्किमिडीज पे करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि एक लालटेन में तेल बाती से किस विशेषता के कारण ऊपर चढ़ता है? जो लालटेन में जो तेल होता है वो किस पे चढ़ता है? तो ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो लैंप में कोशिका जो होता है कैपिलरी क्रिया के गुणधर्म के कारण तेल बत्ती तक पहुँचता है। समझ गए। ये क्या होता है? कैपिलरी क्रिया। समझ गए। अगर कैपिलरी क्रिया अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव। समझ गए। तो पृष्ठ तनाव के कारण ये ऊपर चढ़ता है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
4 पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय तनाव के कारण ऊपर चढ़ता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है बना होता है वह बना होता है टंगस्टन का, जो बीच में रहता है वह बना रहता है टंगस्टन का, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है। किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाएं तो सतह का रंग कैसा दिखेगा? समझ गए? तो वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ जो होता है ना वो परिलक्षित हो जाता है। समझ गए? तो जो प्रकाश दिखाई देता है वही उस वस्तु का रंग हो जाता है। समझ गए? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सफ़ेद। इसका कोई अपना वो रंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र पारगमन होता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र पारगमन होता है। ध्वनि की गति का माध्यम में घनत्व पर निर्भर करता है। समझ गया? जब कोई ध्वनि तरंग किसी माध्यम से गमन कर रही है ना तो उस माध्यम के कणों में विक्षोभन उत्पन्न होगी। समझ गए? तो 48 का जो राइट आंसर होता है होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट हो जाएगा ठोस में। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसमें ऊष्मा की क्षमता अधिक होती है? निम्नलिखित में किसमें ऊष्मा की क्षमता जो सबसे ज़्यादा होगा वो होगा आपका किसमें होगा? देखिए जैसे बेंजीन हो गया C6H6 की विशिष्ट ऊष्मा है, इसकी क्षमता 1.74 जूल किलोग्राम है, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। सोना का है 0.129, आयरन का है 0.049, पानी का है 4.186। समझ गए? तो 49 का जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पानी। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। 51, दिया सलाई की नोक में होता है, वो होता है क्या होता है? तो दिया सलाई की जो नोक में होता है वो आपका होता है लाल फास्फोरस। इसको आप लोग याद रखिएगा, लाल फास्फोरस होता है इसमें। कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? सबसे जो कठोरतम पदार्थ होता है वो होता है हीरा, आप सभी जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। 53 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है वो कांच को घुला सकता है? तो जो कांच को अगर जो घुलाने की किसी के अंदर शक्ति है तो वो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को गला देगा। क्वेश्चन नंबर 54, पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित कर रहता है। मनुष्य में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? समझ गए? तो ये आप बताइए, ग्लाइकोजेन, सुक्रोज, स्टार्च और सेल्यूलोज। तो ये आपका 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ग्लाइकोजेन। 54 का जो ये फर्स्ट है ग्लाइकोजेन। क्वेश्चन 55 देख लीजिए। कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? फर्स्ट है पोलिविटिक अम्ल, सेकंड है स्टीयरिक अम्ल, 3 है लियोलिक अम्ल और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लिनोलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं दोस्तों। मानव अंतस्रावी ग्रंथियों और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा सही आंसर। एड्रिनल कॉर्टेक्स का एड्रेनलिन
क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीबी। ये टीबी जो है ना, ये दूषित जल से नहीं होता है। ये टीबी, समझ गए? टीबी जो होता है वो दूषित जल से नहीं होता है। ये क्षय रोग है, जो बैक्टीरिया, समझ गए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होने वाला एक संक्रामित रोग है, न कि दूषित जल से होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। 58 बोल रहा है कि खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता है? समझ गए? तो खून की जो थक्का जमने के लिए सॉरी दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, तो 50 विटामिन के, अगर भी आपके शरीर में अगर विटामिन के की कमी है तो खून का थक्का नहीं जमेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए। जापानी एन्सेफेलाइटिस मच्छर जन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा जीव एन्सेफेलाइटिस का स्रोत है? फर्स्ट गाय, सेकंड कुत्ता, थर्ड सुअर, फोर्थ बकरी। तो ये आपका हो जाएगा सुअर। सुअर इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम कोशिका के अवशिष्ट निस्तारण तंत्र का एक प्रकार है जिसमें लगभग सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ के लिए पाचक एंजाइम होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तब लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी कोशिका को स्वयं पचा लेते हैं। तो वो कोशिका की आत्महत्या की जो थैली बोलते हैं, ये बोलते हैं लाइसोसोम को। ये ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, लाइसोसोम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। 3000 तथा 5000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 80, 96 तथा 120 से पूर्णतः विभाज्य है? समझ गए? तो इसका आप 80 का, ये देखिए, आप 80, 96 और 120, इसका आप लसम निकाल लीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक इसका निकाल लीजिएगा लसा। तो इसका लसा आ जाएगा आपका 480 आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। और ये देखिए, ये 3000 और 5000 के ये जो है इसके बीच से पूर्णतः विभाजित संख्या है। समझ गए? तो इसके पूर्णतः विभाजित संख्या है, अब जैसे आप देख लीजिए, इसमें 480 इंटू 7 बराबर 3360 हो जाएगा। और 480 इंटू 8 बराबर 3840 हो जाएगा। तो आप इसका मतलब इसका एलसीएम निकाल के ये कर लीजिएगा। अभी तो इसमें जगह है नहीं जो इस पीडीएफ पे कि मैं आपको ये करूं, लेकिन मैं आपको इसका एक राइट आंसर बता देता हूं, आप इसको एक सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 4 संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 62 है, ये मैथ का क्वेश्चन है। चिंटू या पिंटू का औसत वजन 26 किलोग्राम है। चिंटू या चंटू का औसत वजन 28 किलोग्राम है। पिंटू या टिंटू का औसत वजन 23 किलोग्राम है। तो टिंटू का वजन क्या होगा? समझ गए? तो चिंटू प्लस चंटू प्लस पिंटू का वजन, कुल वजन 26 इंटू 3 हो जाएगा। 26 इंटू 3 बराबर 78 kg।
26 इंटू 30 कर दीजिएगा, 78 किलोग्राम हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। और इसमें देखिएगा आपकी चिंटू और चंटू का जो कुल वजन हो जाएगा 2 इंटू 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो 56 किलोग्राम हो जाएगा सेकेंड। और थर्ड हो जाएगा आपका 2 इंटू 23, समझ गए। तो 2 इंटू 23 हो जाएगा, यानी 46 किलोग्राम हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो इसको देखिएगा समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से, तो पिंटू का वजन 78 माइनस 56 किलोग्राम ले लीजिएगा, तो बराबर 22 किलोग्राम हो जाएगा। तो समीकरण 3 से ले लीजिएगा, तो इसमें टिंटू का वजन हो जाएगा 46 माइनस 2 कर दीजिएगा, बराबर 24 किलोग्राम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 किलोग्राम। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। तो 63 जो है, 63 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 55% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। तो ये जो देख लीजिए, ये जो आपका जो तीसरी संख्या जो बोल रहा है, तो ये जो तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, समझ गए। तीसरी संख्या बराबर 100 हो जाएगा, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा आपका 50, पहली संख्या बराबर 50 हो जाएगा। दूसरी संख्या हो जाएगा आपका कितना, 45, समझ गए। तो इसको क्या कीजिएगा कि 50 माइनस 45 बाई 50, समझ गए, और इंटू 100 कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जब इसको काटेंगे ना, तो आपका ये आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 10% आ जाएगा। ये जैसे 1 0 से इसका 1 0 काट दीजिए, और 5 दूनी के 10 कर दीजिए, हाँ 2, इसमें 5 आ गया, 5 दूनी 10, यानी कि इसका 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इसका 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 10%। 64 देख लीजिए, 100 रुपये अंकित मूल्य के शेयर का बाज़ार भाव 95 रुपये हैं, तो 38,000 रुपये के निवेश से ऐसे कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं। तो बहुत आसान है दोस्तों। तो इसको एक देखिए, एक शेयर की संख्या, इसका एक देखिए क्या शेयरों की संख्या इसका देख लीजिए। तो शेयरों की संख्या देखिए, शेयर की संख्या हो गया। तो शेयर की संख्या जैसे कि देख लीजिए कितना हो गया, 38,000 बटा 95, 38,000 बटा 95 हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपका हो जाएगा, काट लीजिएगा, 400 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 400। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 400 इसका। देखिए 65 देख लीजिए, 4,000 रुपये की एक धन राशि पर सर्वाधिक जमा में 9% प्रति वर्ष की दर से तिमाही ब्याज क्या होगा। तो 4,000 रुपये की एक धनराशि पर सर्वाधिक जमा में 90% प्रति वर्ष की दर से तिमाही ब्याज क्या होगा। तो ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका 65। इसका साधारण ब्याज पूछ रहा है ना आपसे। ये देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होगा इसका। तो ये देखिए मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। इस फार्मूला पे आप इसको लगा लीजिएगा। तो ये देख लीजिए 4,000 गुने 3, तिमाही ब्याज बोल रहा है तो 3 कर दीजिएगा इंटू 9%, ठीक है, बटा में कर दीजिएगा 12 इंटू 100%, 100, ठीक है। तो अब इसको काट लीजिएगा, 1 0 से इसको 1 0 काट दीजिए, 1 0 से इधर 1 0 काट दीजिए, और 6 दूनी 12 और 20 दूनी 40। तो
इसको आप काट लीजिएगा, जगह है नहीं तो 65 का देखिए जो राइट आंसर आपका आ जाएगा हो जाएगा 90 आ जाएगा, समझ गए। तो इसका 90 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा हमें 100 कर दीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग बैठा के काट दीजिएगा, आपका 90 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है नल जो है एक्स किसी टंकी को एक्स नल जो है वो किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि वाई नल जो है उसे 12 मिनट में भर सकता है। तो दोनों नल मिलकर उस टंकी को कितने में भर देंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए एक जो भर रहा है ये भर रहा है 1/10 कर दीजिए, प्लस एक भर रहा है 12 में तो 1/12 कर दीजिए, समझ गए। तो 1/12 कर दीजिए, इसको क्या कीजिए कि फिर इसको 10 और इसका 12 और 10 का एलसीएम आप ले लीजिए, ठीक है। और 10 और 12 का ले लीजिए तो ये देख लीजिए 10 पचे 10 छक्का 60 है और 12 पचे 60 यानी 6 + 5, तो 6 + 5 हो जाएगा, 6 + 5 बटा 60 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11, 11 बटा में 60 हो जाएगा, समझ गए। तो अभी समय जो पूछ रहा है तो 60/11 कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए 60/11। तो इसको जब आप काटेंगे तो आ जाएगा, इसको जब मिनट में है तो इसको ये करेंगे तो 120/22 आ जाएगा। 60 दूनी 120 और 11 दूनी की 22। तो इसका तो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, 120/22 मिनट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 67 है, कायर शब्द का अर्थ है, समझ गए हैं। तो कायर शब्द जैसे दिए गए विकल्पों में जो कायर शब्द का अर्थ क्या होता है, वो कायर का मतलब होता है मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 2 इज द राइट आंसर, मूर्ख। जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा, जो जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो हो जाएगा जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द है एग। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। देखिए वॉइस से है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। ए स्पेशल एडिशन ऑफ दिस मैगजीन विल बी बोथ आउटकार नेक्स्ट ईयर, समझ गए। तो ये 69 जो है इसका बोल रहा है दे आर ब्रिंगिंग आउट ए स्पेशल एडिशन ऑफ दिस मैगजीन ईयरली नेक्स्ट ईयर। इसमें क्या पूछ रहा है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो वाक्य जो है फ्यूचर सिंपल पास्ट सिंपल इसका है, फ्यूचर सिंपल पैसिव में है। तो संरचना इसका देखिए, ये जो फ्यूचर सिंपल एक्टिव जो है इसका क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। देखिए 69 के जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। In this question, a sentence has been given in indirect form out of the 4 alternatives suggested. Selected the one which best express the sum sentence in indirect and direct form, समझ गए। तो the policeman told the students do not park our vehicles here। ये देखिए बोल रहा है कि द पुलिसमैन आस्क्ड द स्टूडेंट नोट टू पार्क देयर व्हीकल्स। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। द पुलिस मैन आस्क्ड द स्टूडेंट नोट टू पार्क। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया? बिहार राज्य में अब तक कुल कितनी बार? बिहार राज्य में अब तक कुल जो है वो 8 बार, टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुकी है। समझ गए? तो राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था वो 29 जून 1968 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 29 जून 1968 को लागू हुआ था, जो लगभग 8 महीने चली और 27 फरवरी 1969 को समाप्त हुआ। तो ये आपका जो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, 29 जून 1968 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है। बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार ने की है। समझ गए? तो जो बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार जो हैं, पेपर मेसी की कलाकार सुभद्रा कुमारी और टेक्सटाइल से जुड़े कलाकार कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। समझ गए? तो 72 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन 4 इज द राइट आंसर, ये सभी को दिया गया है। देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार में किस जिले में अवस्थित है? निम्नलिखित में से देश के सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारक बिहार के भंडार अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में है? तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि बिहार में 37.66 टन धातु युक्त अयस्क सहित 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु उपलब्ध हैं। यह 44% है। बिहार में यह पूरा भंडार जमुई के सोन क्षेत्र में है। तो कहाँ है दोस्तों? तो 71 का जो फर्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जमुई। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए कि 16 दिसंबर 1916 को पटना में ये जो मजहरुल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ था। समझ गए? तो उसमें क्या हुआ कि पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई उस टाइम, और उसका अध्यक्ष जो थे वो थे मौलाना मजहरुल हक थे। उस टाइम जो थे मौलाना मजहरुल हक जो थे उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन हैं? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के जो संस्थापक हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है एक कंप्यूटर की तकनीकी की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसकी शुरुआत 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। समझ गए? जब बिल गेट्स और उसके मित्र पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बिल गेट्स। यूएसबी का विस्तृत रूप क्या है? तो यूएसबी का जो विस्तृत रूप होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है इसका विस्तृत रूप है, आप लोग याद रखिएगा। ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन से संकेत अवश्य इस्तेमाल किए जाने चाहिए? तो ईमेल में जो होता है एड्रेस के 2 भाग होते हैं, @ साइन, लोकल पार्ट से सबसे पहले भाग मेल बॉक्स के समान की पहचान करता है। समझ गए? तो ये हो जाएगा 77 का @ जो होता है
ये होता है इसका संकेत। क्वेश्चन नंबर 78 है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्ट कहाँ स्थित है? नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है दोस्तों पंजाब में। कहाँ स्थित है? पंजाब में। तो भारत के एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान जो है DST के एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली पंजाब में स्थापना भारत के नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अनुसंधान विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो मोहाली है कहाँ है? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, भारत के उपग्रह कल्पना फर्स्ट का पहले नाम क्या था? तो भारत के उपग्रह कल्पना फर्स्ट का पहला नाम क्या था? भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर 5 फरवरी 2003 को METSAT का नाम बदलकर कल्पना फर्स्ट कर दिया गया था। समझ गए? तो METSAT हो जाएगा। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका METSAT, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना IAF की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी है? तो आपका 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा एयर मार्शल साधना एस नायर। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, किस रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने कंडीशन्ड रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है? तो 81 का देख लीजिए। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावलोव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो लेखक है वो तो आप जानते ही हैं, एकदम इसको मार देंगे आप आंख बंद करके भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पुस्तक को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 83, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 84, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ किसने लिखी है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ किसने लिखी थी? तो आपका 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जॉन किट्स। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं दोस्तों, भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस महीने के माह में मनाया जाता है? भारत में जो वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 2 अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो होता है दोस्तों कब? वो होता है आपको 7 अप्रैल को, याद रखिएगा। ये होता है आपका कब? 7 अप्रैल को होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं दोस्तों, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं?
तो इसमें अस्थायी सदस्य हैं 5। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। समझ गए। तो 5 कौन कौन है वो आपको मैं बता देता हूँ कि एक हो जाएगा आपका रूस, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है आपका फ्रांस और चौथा है चीन, चीन गणराज्य। समझ गए। और एक है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय है वो कहाँ है? पेरिस में। समझ गए। पेरिस में क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य PMEH कार्यक्रम की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य PMEH कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आपका 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन 2 विश्व बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। द ऑफ साइट ट्रैप, क्वेश्चन नंबर 90 है। द ऑफ साइट ट्रैप शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। द ऑफ साइट ट्रैप शब्दावली का प्रयोग में किया जाता है? किस खेल में किया जाता है दोस्तों? द ऑफ साइट ट्रैप, द ऑफ साइट ट्रैप जो है वो किया जाता है फुटबॉल में। याद रखिएगा आप लोग, किस में किया जाता है? फुटबॉल में। देखिए एक ऑफ साइड ट्रैप फुटबॉल में एक रक्षात्मक रणनीति है। समझ गए, जो एक हमलावर खिलाड़ी को निर्णय लेने का कारण बनता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए। न्यूयॉर्क AI की टीम किस खेल से संबंधित है? न्यूयॉर्क AI की टीम किस खेल से संबंधित है? तो ए है आपका बेसबॉल से। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये हैं हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी को राजीव गांधी खेल जो रत्न पुरस्कार है पहली बार मिला था। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। इस संस्थान की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया था। वर्तमान में इसे वनशोध संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 93 को देख लेते हैं। तो ये है आपका देहरादून में। कहाँ है आपका दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। भारत का जो वन जो है, देखिए भारत का वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में के देहरादून में स्थित है। यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है। समझ गए, जो 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित हुआ था। समझ गए, ये तो इसके याद रखिएगा, कहाँ? देहरादून। 94 क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? तो भारत में ये हो जाएगा आपका कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि पीला। तो पीला क्यों होता है? तो पीला होता है, भारत में सभी स्कूल बसों में बाहर से गोल्डन येलो रंग होता है, अनिवार्य है। यह रंग इज जो है I/5-1994 समय पर संशोधित के अनुसार होगा। पहचान के लिए खिड़की के नीचे बस के सभी किनारों पर 150 मिमी चौड़ा गोल्डन ब्राउन रंग का एक बैंड प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। फर्स्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं दोस्तों। पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये कौन सा देश बना? तो ये बना आपका डेनमार्क। तो डेनमार्क पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो डेनमार्क ने गाय, भेड़ा और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए पशुपालकों पर कर लगाया है। समझ गए? तो इस आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा 96 का कौन? ऑप्शन नंबर 2 डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 आपका हो जाएगा, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है आपको इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, ऑप्शन फर्स्ट इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया में पुरानी पेंटिंग गुफा खोजी गई है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023 से 24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 98 जो हो जाएगा, ये 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16.7%। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, किसको विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो देखिए, किसको विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको शिव शंकरी, ये शिव शंकरी जी को किया जाएगा। तो ये जो शिव शंकरी जी जो हैं वो तमिल लेखिका शिव शंकरी को विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। तो देखिए, 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है ध्रुव सीतवाला जी ने 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप्स का खिताब जीता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैं आपको 1 से लेकर 100 तक का जो टेस्ट का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट जो था, इसको हम आपको इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किए हैं और आप समझे भी होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।